क्रेडिटर इज इक्वल टू 400, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट इज इक्वल टू 100, फिर लिखो डेटर इज इक्वल टू 800, फिर लिखो इन एलिजिबल डेटर इज इक्वल टू 10% ऑफ स्टॉक। बैंक की सेफ्टी मार्जिन जो है वो यहाँ पे 30% है, तो यहाँ पे 40% है। एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें सबसे पहले स्टॉक का पार्ट निकालते हैं अपन। स्टॉक है अपना 1000, इसमें से मेरा जो स्टॉक कैश वाला नहीं है, मतलब मैंने किसी के पैसे से लिया है, वो मेरे को बैंक उसमें मेरे को कुछ देने वाला नहीं है। यस, ठीक है। तो मैं वो 400 यहां से लेस कर दूंगा, ठीक है। प्लस 100 का लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, ये भी कहीं ना कहीं ऐसा स्टॉक है जो मेरे खुद के पैसे से नहीं लिया हुआ है, उधारी पे लिया हुआ है। तो मेरे खुद के पैसे से, हेलो काय का नहीं, मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, क्लास में। नहीं नहीं नहीं, 600, ठीक है, राइट। अब इस पे सर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैंक का है कि भाई तेरा खुद का स्टॉक 600 है, बराबर है। सबसे पहले हाँ ना, 500, ठीक है, बस 500, ठीक है। तेरा खुद का स्टॉक कितना है? 500। पहले खुद का स्टॉक निकालना, दूसरों का नहीं चाहिए। अब इस पे बैंक बोलती है कि मेरी सेफ्टी नेट है, वो कितनी है? 30%। मतलब मैं केवल 70% तक का फाइनेंस तेरे को दे सकती हूँ। 30% भाई तेरा स्टॉक का भी फ्लक्चुएट हो गया तो, प्लस माइनस हो गया तो, राइट, थोड़ा क्वेश्चन तो रखना पड़ेगा ना भाई। अरे यार इलेक्ट्रिक की गाड़ी है, 500 की रेंज है, पूरे 500 तक चलाते क्या? 350 तक अपन चार्जर चालू कर ढूंढना। सेफ्टी नेट अभी है क्या वो कंसेप्ट आपका पिकी बैंक वाला? आज के दौर में चालू है क्या वो? गुल्लक, गुल्लक है ये? कौन कौन है गुल्लक वाला? है ये कोई? पता है ये गुल्लक का कंसेप्ट क्या होता है? पता है? तो तुम लोगों को खर्चा चाहिए तो वैसे घर वालों को पूछते हो खर्चे के लिए कि इतना खर्चा होना कर, इतना पैसा चाहिए कर। अभी वो एक्चुअली है नहीं दौर, ठीक है। पहले क्या होता था, अब हम लोग खेलते थे वो क्रिकेट, तो रबर के बॉल आते थे, ठीक है। और मैं वो अग्रवाल फैमिली से हूँ, एकदम कंजूस। अभी नहीं, पहले बहुत कंजूस, ठीक है। तो वो रबर का बॉल रोज फूटता था। अब उसमें क्या है, 7-8 लोग खेलते थे, तो वो बॉल फूटा तो अपन दरिया लेके आया बॉल। उस टाइम पे 7-7 रुपए 8-8 रुपए का बॉल आता था। तो फिर घर वालों ने क्या किया, उसकी रेस्टिंग चालू कर दी कि इतना पैसा आपका है, ठीक है। अगर आपके बॉल फूटे, अब आप अपने पैसे से कितने लाना चाहते हो आपकी इच्छा है, बचे हुए जो बॉल है वो आपके फ्रेंड्स लेके आएंगे। सारे बॉल आप समाज सेवा मत करो कि आप सारे बॉल उसमें अपन मारते, तो कभी किसी घर में घूम गया, कभी कुछ। तो वो पिगी बैंक का कंसेप्ट होता था। उसमें ना अपन नेट रखते थे कि हम लोग रखते थे कि इतना अगर हो गया तो पहले से चिल्लाना चालू कर दो, मेरा खत्म हो गया, मेरा खत्म हो गया, मेरा खत्म, तो वो भरेगा। ये वो सेफ्टी नेट है, ठीक है। ये लेस करना भूलना मत, ठीक है। कितना आया ये? इतना, इतना आपको बैंक दे सकते। ये हो गया डीपी नंबर 1, बराबर है। इसके बाद में अगला डेटर। डेटर का कितना अमाउंट है? 800 के डेटर है। उसमें से 10% ऑफ स्टॉक बोला है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। सिर्फ 10% बोलेगा तो वो ऑब्वियसली डेटर का रहेगा। 10% ऑफ डेटर बोलेगा तो भी वो डेटर का रहेगा। एग्जैक्ट उसने क्वांटिटी का अमाउंट, सॉरी अमाउंट का फिगर दे दिया तो वो लेस करना है,
तो वो किस तरीके से आपको डेटा दे रहा है उस तरीके से आपको डिटरमाइन करना है। 10% ऑफ स्टॉक कितना हो गया, 100 गया, बचा कितना, 700। 700 का 60%, 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेटे, ये माइनस करना है। 420 ये हो गया डीपी नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, ये आपका टोटल ड्राइंग पावर है। ठीक है, सैंक्शन लिमिट इससे ऊपर ही होगी, 1000 होगी, 1200 होगी, जो भी होगी। अपन हर क्वार्टर में एवरी पीरियोडिक इंटरवल में अपन ये डीपी बैंक का मैनेजर कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब एक आखिरी एग्जांपल कराता हूं, आप क्लास में सेल्फ सॉल्व करो ताकि मैं आगे बढ़ सकता हूं फिर। ठीक है, मैं डेटा लिखता हूं, पहले डेटा लिख लो आप लोग। आपको पता है एक चीज, आप लोग ना बहुत जगह पे ना बेसिक कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करते हो। ठीक है, बहुत टाइम सेव होता है अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे। आप आपको ओरली करने की हैबिट डालनी चाहिए, ये नहीं ऐसा मत करो भाई। 1 लाख प्लस 20,000 है, कितना हुआ, लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं इसके लिए। मैं आपको नहीं बता, जनरल बता रहा हूं आपको, मैं लाइब्रेरी में बोलता हूँ, आपको ही बोल रहा हूँ, जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, हैबिट आपको आते हैं वो, पर वो हैबिट हो गई है, तो वो मत करो। आपको डेफिनेटली आपका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको लिखता हूँ, ये खुद से करने का ट्राई करो। यहाँ पे लिखो आप स्टॉक, यहाँ लिखो डेटर, अठारह सौ का 20% कितना होता, 360, 360 लेस करो 1440, 1440 का 85%, वो कैलकुलेटर कर। पता है उसकी ट्रिक कैसी है, अगर 1440 का 15% निकालना है तो पहले 10% निकाल लो, 10% सिंपल है। 144 आपका 10% हो गया, उसका हाफ करो, उतना ऐड कर दो। कितना स्टॉक का कितना आया, मैच कर लो, 1000, ये कितना आया, इसका नहीं आया निकालो पहले यार। अब है ना, हमने को एक क्वेश्चन का होमवर्क था, मैंने आपको बोला था मैं लूंगा, राइट। सब आपका आ गया, डीपी आ गया क्या, भूमि सबका आ गया ड्राइंग बोर्ड। अभी किसको डाउट है ड्राइंग बोर्ड पे, पक्का क्लियर है ना। ठीक है, सब लोग है ना, आप बिना देखे ऑडिट ऑफ एडवांसेस, दो क्वेश्चन थे उसमें, एक था ऑडिट ऑफ एडवांसेस, एक था ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑन एडवांसेस। ऑडिट ऑफ एडवांसेस वाला क्वेश्चन जो है उसका आप वो लिखो, स्टेप्स लिखो, मतलब व्हाट हाउ विल यू कंडक्ट ऑडिट ऑफ एडवांसेस, एटलीस्ट 5 पॉइंट आने चाहिए, 4 मार्क का क्वेश्चन, कम ऑन।
ये बुक बुक बंद ऐसा करूँगा। देख लो, बुक से देख लो, और है अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन जो मिस हुए वो देख लो। देखिए आज तो ठीक है। एक अनरिकॉर्डेड एडवांसेस वाला पॉइंट ठीक है, बता। जबरदस्त देवांशी। आपने भी अनरिकॉर्डेड वाला लिखा हुआ। हाँ हाँ, बता। ये ना आपका एक प्रॉब्लम हमने नोटिस किया टेस्ट में भी, आपको ना आ रहा है, बट हम आप पॉइंट्स को एलोबरेट नहीं कर रहे हो, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हो। हालांकि आप लिख से रहे हो, तो अब आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है कि आप उसको एलोबरेट कर सको। उसको लर्निंग करनी नहीं, जितना वो लर्निंग करनी है वो आपको आ रहा है। जैसे ये पॉइंट्स है, इनको एलोबरेट करो, देख के लिखो फटाफट, SNW करो जल्दी जल्दी। बता, कोई बात नहीं, देख लो जो नहीं आया। बता दिव्य, ठीक है ना, जितने हैं। हाँ, सही है सही है। पर इसको तो एलोबरेट कर सकती है, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो तो तेरे को आएगी। सी इसको तो आगे पीछे लिख के थोड़ा बड़ा करना है। बता नहीं का, जितने भी आए कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया ना, दैट्स इनफ फॉर मी। बराबर तो है। अमाउंट ड्यू टू द बैंक, जो अमाउंट है वो ड्यू है बैंक को, ये बराबर है। इसमें सिर्फ अनरिकॉर्डेड वाला नहीं है, अनरिकॉर्डेड एडवांस है। ये जो तुम लिख रहे हो ना, ये एकदम सही है। तुम्हारे टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम्हारे जो भी पॉइंट्स है सारे रेलेवेंट है। सिर्फ एक टिप है मेरे तरफ से, यू कैन डू वेरी गुड इन थियरी, इन दिस, इवन इन प्रैक्टिकल ऑल्सो यू डूइंग गुड। तो यू हैव टू जस्ट एलॉबरेट थिंग्स। कभी कभी ना आप छोटा लिख देते हो, अब ये है, इसको आप थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हो। डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक, ये पॉइंट क्या है, आपको पता है वो पॉइंट क्या है। इसको कैजुअली मत लिखो, थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हो। एलॉबरेशन इज अ स्किल, वो लर्न नहीं कर सकते लोगों को, वो भी लर्निंग, वही लर्निंग, वो मेन लर्निंग तो हो गई ना। लिख लो फटाफट देख के, बुक में देख के लिख लो। आया। सही है ना, सही है। प्रोविजनिंग वाला पॉइंट, वैल्यूएशन वाला पॉइंट थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हैं, सही तो है। बढ़िया है, खुद देख के नहीं लिखा ना, सही लिखा है। आपको देख लिया बराबर लिखा। लिखा, बता नियल, लिखा के परीक्षित, पॉइंट्स रेफर कर लो फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है एकदम, सही है। देखो, ऑडिट ऑफ इनकम लिखा क्या नहीं। चलो, सबने ऑलमोस्ट सही लिखा है, ठीक है। जिन जिन लोगों ने छोटा छोटा भी लिखा है ना, उसको भी 70% मार्क्स है एग्जाम में। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट एग्जाम में, आई थिंक सितंबर 25 या जनवरी में मैंने देखा था, सर्टिफाइड कॉपी। इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने आपका क्लास में लिया, सर्टिफाइड कॉपी में ये आंसर देखा मैंने। और जो मैं आप लोगों के वो स्मॉल स्मॉल आंसर, मतलब एक बहुत ही एवरेज आंसर को उन्होंने 4 आउट ऑफ 4 दिया।
इन सर्टिफाइड कॉपी। आप लोगों का तो वे मच बेटर है, ऑलमोस्ट सभी का। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, अच्छा है। चलो चालू करेंगे अपन। चलो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर नाउ। ड्राइंग पावर में किसी को डाउट नहीं है ना? है तो मेरे को पूछ लेना आप, मैंने 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की करवा दी है आपको ऑलरेडी। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, ऑडिट, चैप्टर नंबर 9, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। ठीक है, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। हिंदी में बोलेंगे तो अलग अलग तरीके की एंटिटी का ऑडिट करते समय क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हो ओवर एंड अबव व्हाट यू आर बीइंग टॉट इन एसएस। क्या मैं कहूं कि बैंक ऑडिट वाज आल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, है ना? मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि 9 और 10 मिला के एक चैप्टर ही था, लेकिन क्योंकि बैंक ऑडिट एक बहुत बड़ी एंटिटी है, इसके लिए उसका एक सेपरेट उन्होंने रखा है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो चैप्टर नंबर 9 एक बहुत ही अच्छा और इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को ना कुछ लोग बहुत ज्यादा खतरनाक बना लेते हैं खुद के लिए कि बड़ा है, लर्न नहीं हो रहा, ये वो, लेकिन एक मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा चीट कोड बताता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। इसको अगर आपने समझ लिए तो ये चैप्टर आपका हर बार फेवरेट लिस्ट में रहने वाला है। ये चैप्टर का एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है। 5 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मैक्सिमम 6 पॉइंट उसके लिए लिखना है आपको। कितने? 6 पॉइंट। अभी इस चैप्टर का एक सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना लोग उसको नहीं समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग, यस मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि इन ईच थिंग you will see 10 10 12 12 points. What people do, they try to learn 10 and 12 points, then they end up learning in nothing. तो अपने को दिमाग से सॉर्टेड रहना है कि सर ये जो 12 पॉइंट है इसमें से मेरे लिए जो इजी इजी 6 पॉइंट या 7 पॉइंट है वो मैं लर्न कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर को उस नजरिए से देख लिया तो ये चैप्टर सबसे इजी है। इस चैप्टर में अपने नोट्स बहुत काम आएंगे, इसलिए अपन साथ में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, सेकंड, इस चैप्टर के अंदर जो लैंग्वेज है वो वन ऑफ द इजीएस्ट है पूरे 11 चैप्टर में, इवन बैंक ऑडिट से भी इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स, जैसा भी मैं आप लोगों को चेक कर रहा था तो मिहिका ने और आई थिंक बरखा ने 2 4 लोगों ने ना एकदम वन वन लाइनर लिखे हुए, 4 4 वर्ड लिखे हुए। यही स्ट्रेटेजी होता है व्हेन यू डू चैप्टर नंबर 9। ठीक है, व्हेन यू डू चैप्टर नंबर 10, जस्ट फॉर प्रॉब्लम ये है कि आपने उतना लिख के छोड़ दिया, उसके आगे और पीछे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लो भैया, आपको पूरे में से पूरे है। क्यों 1 मार्क गवा रहे हो? क्योंकि आईसीआई में जब चेकिंग के लिए पेपर आता है तो इस तरीके से बोल्ड आते हैं, उसको वो बोल्ड मिलेंगे ना, उसका वो ड्यूटी है, इच्छा नहीं है, उसकी वो ड्यूटी है कि वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे। क्योंकि आईसीआई ने ये डायरेक्शंस दे रखे हैं कि आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं। वो हो सकता है क्या मशीन है क्या अपन, ये आ गया तो आईसीआई बोलती है बच्चे को मार्क्स दे दो। तो आपको अजीब लगे या सही लगे, आपके आंसर्स को भी जितने पॉइंट आपने लिखे हैं उसको पूरे मार्क्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 6 पॉइंट का आंसर था वो, हमने 4 लिखे तो 75% मार्क्स आपको मिले। समझ में आया? तो आप अगर ये पूरे पूरे लर्न कर रहे हो तो आपको कुछ होने वाला, आपको सिर्फ ये लर्न करना है। ठीक है, ये मैंने 10 में ही बोला था, ये मैं आपको 9 में ही बोल रहा हूँ। समझा? बस खुद को उतना सॉर्टेड रखना। और लास्ट रूल इस चैप्टर का ये है कि ध्यान में रखना कि आप कौन सी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप कोई और एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो और आपने पॉइंट्स किसी और एंटिटी के लिख दिए। हालांकि ये इस चैप्टर में चांसेस कम होते हैं। क्यों बताएं? कोई गैस? क्या बोला? पूरा ही अलग अलग है। मतलब इसमें एक पॉइंट है ऑडिट ऑफ क्लब, क्लब ऑडिट ऑफ क्लब है इसके अंदर कि आप किसी क्लब को ऑडिट कर रहे हो तो क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखोगे। तो उसमें पता है पॉइंट्स क्या है कि फूड आइटम्स जो है उनकी इन्वेंट्री है क्या,
बराबर है क्या, जो क्लब के मेंबरशिप वाले आए हैं उनका रिन्यूअल हुआ है क्या, उनके मेंबरशिप डॉक्यूमेंट चेक करो। ऐसे सब पॉइंट्स है जो एक आप जनरल लेवल पे भी आप समझ पाओगे। अब समझो एग्जाम में आया ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल की पॉइंट्स क्या है, पेशेंट का बिल कैसे बना है, ठीक है, उसके रेट्स चेक करो, टैरिफ चेक करो, ठीक है, फिर वो कंज्यूमेबल रहता है ना, ग्लव्स वग्स ऑपरेशन में, उसकी इन्वेंट्री चेक करो, ये करो, कंट्रोल चेक देखो, राइट। अब ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल आएगा तो जो क्लब का लिख के आएगा फूड आइटम चेक करो, ये करो। इसके लिए स्वैपिंग के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ एरियाज है जहां पे स्वैपिंग हो सकती है, समझा। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूरा चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है गवर्नमेंट ऑडिट, ये वाला 50% चैप्टर तो यही है। एक है बाकी के एंटिटीज। तो अभी अगर अपन एंटिटीज की बात करें, जैसे बैंक ऑडिट भी एंटिटी है लेकिन उसका चैप्टर अलग है। तो आई से कुछ जान पे आया तो उन्होंने इसका चैप्टर अलग नहीं दिया, इसको 9 में ही रहने दिया। तो ये भी एक एंटिटी है लेकिन ये बड़ी एंटिटी है। इसके अलावा जो है क्लब, सिनेमा, हॉस्पिटल, ठीक है, हायर परचेज, ये वो, तो वो सब जो है वो एक एक पेज के है, ठीक है। लेट स्टार्ट। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसके जल्दी जल्दी पेजेस होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज फास्ट होती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत मजा आने वाला है। गवर्नमेंट ऑडिट के बाद तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। चालू करें, रेडी है, ठीक है। एग्जाम में फिक्स्ड क्वेश्चन है इसका, बैंक ऑडिट का भी फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसका भी फिक्स्ड क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जिस किसी को भी ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, जिस किसी को भी मानसिक तनाव ऐसे के कारण है, तो उसको एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से एकदम अच्छे से करना, ठीक है। मतलब वहां पे तुमको 30 में से 25-26 के ऊपर आने चाहिए, तो ही ये स्ट्रेटेजी काम आएगा। और उसके अलावा 1, 2, 6, 11, 9, 10, इनफैक्ट 7 ऑल्सो, सॉरी 7 बोल रहा, 8 ऑल्सो, ये सब जो है ना, ये थोड़े से नॉन ऐसे बेस्ड है। सिर्फ चैप्टर 8 ऐसे बेस्ड है, लेकिन वो भी इजी ऐसे है। इतने भी चैप्टर अगर आपके कमांड में है तो आप एग्जाम में 25 से 30 मार्क का ऑडिट का डिस्क्रिप्टिव पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 25-30 में से 20 मार्क और 25 मार्क्स एमसीक्यूज में मिला के 55 मार्क, 45 मार्क तुम्हारे हो गए, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये मिनिमम लेवल है, एवरेज स्टूडेंट भी 55-60 मार्क आराम से ला सकता है। मतलब मेरे पास में ऐसा स्टूडेंट है जिसको कॉस्टिंग के अंदर .40 थे और ऑडिट के अंदर 65 मार्क्स थे, तो उसका एग्रीगेट निकला, ठीक है। तो वो उसका बहुत वीक साइड में था प्रैक्टिकल, और ऑडिट में पूरा 11 की 11 चैप्टर्स अच्छे से करे हुए थे, ठीक है। तो एसएस भी इजी है लेकिन उसको ज्यादा रिवीजन लगता है, और रिवीजन अपन करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट ऑन दिस नोट, ऑडिट चैप्टर 9 वेरी क्रूशियल टू अस, गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। सबका ध्यान है, यस। गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑडिट करना, गवर्नमेंट का ऑडिट करना। इट एम्स, क्या हुआ, अरे तू खोल क्यों रहा, लेकिन बैठ जा। इट एम्स, अभी गवर्नमेंट ऑडिट का क्या है पर्पस वो देखो। इट एम्स टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू काय पे है, पब्लिक से है, हम टैक्स भरते हैं, सब करते हैं। तो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास में आया है हमारे टैक्स से, वो रेवेन्यू गवर्नमेंट का कि पब्लिक का है, पब्लिक का है। पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जो रोड पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, जो बिल्डिंग में पैसा खर्चा कर रहे हैं, जो मेन हॉस्पिटल में पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कर कौन रहा, कोई बाबू कर रहा। बाबू का मतलब बाबू नहीं, बाबू का मतलब सरकारी ऑफिसर, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्यूरोक्रेट, क्या बोलते हैं। तो उसको अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। वो अगर अपनी मनमानी में रहा, हाँ मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है, ऐसा रहा, तो पब्लिक का पैसा मिसयूज होगा। लेकिन अगर उसको पता है कि देयर इज एन ऑडिटर हु विल कम एंड चेक हिज वर्क, तो फिर ही विल हैव सम अकाउंटेबिलिटी, बराबर है, राइट। मैंने बताया था, हमने होमवर्क दिया, हम आके चेक कर रहे हैं, तो यू आर अकाउंटेबल टू अस। अगर हम चेक ही ना करें तो आपको भी करने में मोटिवेशन नहीं रहेगा। सेम काम, इनको अगर पता है कि इनका काम चेक हो रहा है तो ये काम ढंग से करेंगे। तो बस गवर्नमेंट ऑडिट का पर्पस ही वो है कि एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक का रेवेन्यू,
इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक का एक्सपेंडिचर। जो रोड 500 करोड़ बन सकता है उसके लिए 1500 करोड़ लग गए, पब्लिक का ज्यादा पैसा खर्चा हुआ ना। वही अगर तू तेरे जेब से करता तो 500 को चीज 1500 में लेता क्या, पब्लिक का पैसा है तो तू मनमानी कर रहा है। दैट्स इट। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट ऑडिट प्राइमरली द पार्लियामेंट एंड इन केस ऑफ स्टेट्स द स्टेट लेजिस्लेचर कंट्रोल ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो क्या होता है, अगर पब्लिक के पैसे से कोई भी खर्चा करना है तो कोई अपनी मनमानी से खर्चा नहीं कर सकता। पहले वो खर्चा आता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट पता है आप लोगों को, देखो ऐसा गोल बिल्डिंग रहती है, राइट, ये एंट्री गेट है, यहाँ सारे एमपी बैठते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पीकर होता है। फिर नितिन गडकरी क्या करता है, एक बिल पेश करता है कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है, उसको लगेंगे 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अब सब एमपी इस पे वोट करते हैं कि उनको लगता है कि ये खर्चा करना चाहिए, और फिर वो बिल पास होता है, फिर वो खर्चा पास होता है, ठीक है। ऐसे मनमाने से नितिन गडकरी को लगे और वो खर्चा करते, ऐसा नहीं होता। बाहर आके यही कांग्रेस वाले चिल्लाएंगे या बीजेपी वाले चिल्लाएंगे कि इन्होंने खर्चा कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, लेकिन आपको बताऊं मैं, तो वो खर्चा इन्हीं लोगों ने पास किया है, समझा, ठीक है। तो पार्लियामेंट इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, राइट, इन सबके स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं। वो बेसिकली आप बोल दो स्टेट की पार्लियामेंट। उसमें महाराष्ट्र में अभी बीजेपी पावर में है, अपोजिशन में कांग्रेस है, तो बीजेपी कोई बिल लाएगी, सब लोग उसे वोट करेंगे, कांग्रेस अगर उसको अपोज कर रही है तो वो बिल में कुछ अमेंडमेंट होगा या वो बिल पे डिस्कशन होगा, जो भी है, समझा। तो ये आपको सेकंड चीज समझाई कि बिल ऐसे ही पास नहीं, ऐसे ही कोई खर्चा नहीं होता, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में खर्चा होता है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद द मेन आइडिया अंडरलाइंग दिस कंट्रोल, मतलब कंट्रोल का मतलब गवर्नमेंट ऑडिट, करेक्ट है। मेन आइडिया बोले गवर्नमेंट ऑडिट लाने का जो मेन आइडिया था वो ये था कि कोई भी एक्सपेंडिचर, दैट नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड अनलेस इट हैज बीन वोटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के वोट के बिना कोई खर्चा ना हो। यही है एंश्योर गवर्नमेंट हर बार करती। 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद में आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर, एक बार खर्चा इनकर हो गया एंड द अकाउंट्स आर क्लोज्ड, द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विच आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, बाय पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है। तो खर्चा इनकर हो गया, अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब ये अकाउंट्स ना अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, हर साल ना बैंक का, अपना गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट क्लोज होता है और एक नया अकाउंट चालू होता है। आपका अकाउंट क्लोज हो गया मतलब अभी कोई खर्चा जाना नहीं है, कोई आना नहीं है। अब जब ये पूरा सील हो गया, मतलब आपने टेस्ट लिख दी, जब तक आखिरी मिनट बचा है तब तक मैं चेक कर सकता, ये पूछ, द मोमेंट यू सबमिट में द टेस्ट, नाउ आई एम एलिजिबल टू चेक द टेस्ट। In the same way, the moment accounts are closed, expenditure incurred, everything is done. Now you will prepare an accounts. Now these are the financial accounts. ठीक है, तो आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे और वो कौन स्क्रूटनाइज करेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सर ये कौन होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक गवर्नमेंट की इन हाउस कमेटी होती है, गवर्नमेंट की इन हाउस कमेटी होती है जो पार्लियामेंट ही बनाता है, जो पार्लियामेंट ही बनाता है। उसमें क्या होता है, एक आदमी बीजेपी का होगा, एक आदमी कांग्रेस का होगा, एक आदमी इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनती है। वो कमेटी का क्या काम होता है कि जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, अभी रोड का डिपार्टमेंट किसका, नितिन गडकरी का है, तो नितिन गडकरी के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बनाएंगे अकाउंट्स, वो सबमिट करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। पब्लिक अकाउंट कमेटी में नितिन गडकरी के लोग है क्या, नहीं, एक भाजपा का है, एक कांग्रेस का है, एक कोई और का है, एक इंडिपेंडेंट है, वो लोग उस अकाउंट को करते हैं चेक। समझ में आया, ठीक है। ये है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, राइट। तो वापस से चारों पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करता हूं। गवर्नमेंट ऑडिट का पर्पस क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना। क्या, अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना, पब्लिक के रेवेन्यू की, पब्लिक की एक्सपेंडिचर की। उसके बाद में खर्चे जो भी होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ स्टेट्स, पार्लियामेंट इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में एक बार खर्चा इंकर हो गया, सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, अब रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अपने अपने अकाउंट्स बनाता है
और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी को वो अकाउंट्स हैंडओवर करता है। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है वो उसको स्क्रूटनाइज करती है। अब यहाँ पे बच्चों का डाउट आता है कि सर भाजपा का एमपी कैसे चेक करेगा, कांग्रेस का एमपी कैसे चेक करेगा? अरे भाई वो एमपी को तो अंगूठा छाप नॉलेज भी नहीं, कोई ना कोई उसका प्रतिनिधि रहेगा, वो अपने सीए को लगाएगा ना वहां पे। मान लो भाजपा का कोई एमपी है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जिसका नॉमिनेशन हुआ है, तो वो चेक कर सकता है क्या? उसको समझेगा कुछ, तो वो अपना कोई प्रतिनिधि लगाएगा। ठीक है, तो वो आपको कोर्स में नहीं है। सर ये कहाँ पे है? ये फाइनल में, समझा? आपको कोर्स में सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऐसा बोला हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट कमेटी होती है जो हर डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को चेक करती है। कितने कितने डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में, को बता सकता है रफली? क्या फाइनेंस बोल दिया उसने, और डिफेंस, अच्छा सॉरी, हाँ, हेल्थ, एक्सटर्नल अफेयर्स, एजुकेशन, बोलो, फॉरेन अफेयर्स, और यार एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स एक ही तो हुआ, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और बोलो आपको पता होना चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्स, यस स्पोर्ट्स भी है, और रूरल डेवलपमेंट अलग सेक्टर है, बिल्कुल है। हाँ, कॉर्पोरेट अफेयर्स, बहुत ही बढ़िया, कॉर्पोरेट अफेयर्स अपना वाला भूल गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बिल्कुल। और नहीं वो फाइनेंस में आ गया। लॉ एंड ऑर्डर, यस, और कौन बोला लॉ एंड ऑर्डर? ये उसको बोलते हैं होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा ये सब खर्चे वाले हैं, मेन मेन। और डिफेंस बोल दिया ना, ठीक है। और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल नहीं, वो है ये इसका पीयूष गोयल का ट्रेड कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स, यस। और रेलवेज, ओ माय गॉड, रेलवेज सबसे इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अलग डिपार्टमेंट है, रूरल अलग डिपार्टमेंट है। स्पेस रिसर्च, यस, इसरो। पर आई थिंक इसरो का डिपार्टमेंट नहीं है, इसरो किसी के अंदर क्लब है, इसरो का डिपार्टमेंट नहीं है, कोई मिनिस्ट्री के अंदर क्लब है वो। और कोई मेन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अलग है, यस, टेक्सटाइल अलग है, ट्रेड कॉमर्स अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग अलग है, यस, माइनिंग भी अलग है। और ये चैप्टर में आपको समझना जरूरी है कि ये सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब जब समझो सरकार का बजट बना, मान लो फॉर एग्जांपल कितना लू, 100 10,000 करोड़ पकड़ो, चलो ज्यादा ही होगा इससे, 10,000 करोड़ मान लो इंडिया का बजट है। तो ये क्या करते हैं ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें से मैक्सिमम अमाउंट जो जाता है इंडिया के केस में, वो जा रहा है डिफेंस में, पिछले 3-4 साल से। उसके पहले डिफेंस का जो शेयर है वो कम हो गया था, लेकिन क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डिफेंस का शेयर बढ़ गया है। जिस जिस कंट्री का डिफेंस का शेयर सबसे ज्यादा है, वो कंट्री नॉर्मली डेवलप नहीं करती। ठीक है, उसका एक्सेप्शन है यूएस। यूएस का डिफेंस में बहुत शेयर है, लेकिन वो डिफेंस से डेवलप करती है। पूछो क्यों? वो बेचती है, वो बेचती है, मतलब। और ये उसी लाइंस पे इंडिया काम करने लगा। इंडिया भी ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है और उसको बेच रहा है। तो जो कंट्री ने समझ लिया, देखो डिफेंस तो तुमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो तुमको पता ही क्या चल रहा है। और अब वो डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने से तुम्हारी इकोनॉमी जाती नीचे। सर क्यों? क्योंकि तेरा मैक्सिमम खर्चा डेवलपमेंट में नहीं हो रहा, खुद को बचाने में हो रहा। डेवलपमेंट का है, एजुकेशन में है, इंफ्रा में है, इन सब में, लेकिन उसमें खर्चा नहीं हो रहा। लेकिन यूएस ने क्या किया, जो खर्चे की चीज है उसको कमाई में कन्वर्ट कर दिया। यूएस सुपर पावर क्यों है? नॉट बिकॉज ऑफ डॉलर, डॉलर तो इजीली रिप्लेसेबल है। यूएस सुपर पावर है बिकॉज ऑफ डिफेंस, कि वो डिफेंस में इतने स्ट्रांग है कि दुनिया के वेपन्स उन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो लोगों को वेपन्स बेचते। समझा? करेक्ट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहां तक का हो गया, क्लियर है? थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है क्या गवर्नमेंट ऑडिट में? है ना, बहुत यूनिक चीज है, बहुत सीखने लायक चीज है। उसके बाद में ऑडिट हैज इवॉल्व फ्रॉम अकाउंटेंसी एंड रेगुलेटरी चेक टू इवेल्युएशन ऑफ एंड रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? मैं तो करूंगा ही, बहुत ही मस्त पॉइंट है। यस, देवांशी जी। इशिका,
नहीं, आप बोलते बोलते भटक गए। निहाल जी। पहले वाला दूर था। ठीक है, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ऑडिट का जो पर्पस था वो था अकाउंटिंग सही है क्या, है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो क्या करती थी कि रेगुलेटर चेक कर लेती थी कि डेबिट क्रेडिट में नहीं है, क्रेडिट डेबिट में नहीं है, दैट्स इट। अब ये गवर्नमेंट ऑडिट डे बाय डे इवॉल्व हुआ है और अब सिर्फ अकाउंटिंग तक सीमित नहीं है। अब वो ये भी चेक करते हैं कि समझो 500 करोड़ का रोड बना तो एक्चुअली 500 में बनना चाहिए था कि वो 300 के अंदर बन सकता था। ठीक है, वो ऑपरेशंस के एंड रिजल्ट भी चेक करते हैं कि ये साले किस तरीके से काम कर रहे हैं, करप्शन कितना इन्वॉल्व है, राइट। अच्छा, एक है मान लो, समझो सामाजिक शौचालय बना दिया, है ना, खर्चा कर दिया, उसका कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, किसी ने नल उठा के लेके चला गया, कोई बेसिन लेके चला गया, वो ऐसे खंडर के खंडर पड़े रह गए। तो एंड रिजल्ट देखता है आदमी कि तूने 500 करोड़ लगाया वो चीज के लिए और वो चीज वहां पे है ही नहीं, मतलब तुमने क्या किया, समझा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आगे बहुत कुछ आने वाला है इस पर्टिकुलर पार्ट पे कि इट्स नॉट ओनली अबाउट अकाउंटिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट चेकिंग द एंड रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। डन है। उसके बाद में देयर आर ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट in diverse fields of development and of academic study and scientific and social research, which are also required to be audited from the viewpoint of public accountability. पढ़ो पॉइंट। पढ़ा, बताओ प्रीत। हाँ, तो बेसिकली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसरो। इसरो इज एन ऑटोनोमस बॉडी which is financed by government of India and it is a non commercial body। इसरो का पर्पस इज नॉट टू, नॉन कमर्शियल का मतलब क्या होता है, पैसा कमाने का इंटेंशन। ठीक है, इट इज अ नॉन कमर्शियल बॉडी, ठीक है, जो कि फाइनेंस करा है इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, और अब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है तो वो जो पैसा है वो नरेंद्र मोदी ने दिया है क्या, वो पब्लिक का पैसा है जो गवर्नमेंट ने इसरो को दिया है। तो इट इज एज गुड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अल्टीमेट लॉजिक क्या है गवर्नमेंट ऑडिट का कि पब्लिक का रेवेन्यू और पब्लिक का एक्सपेंडिचर का प्रॉपर स्क्रूटिनी हो। अगर पब्लिक का पैसा तुम कोई ऑटोनोमस बॉडी में डाल रहे हो तो वो बॉडी को भी हम स्क्रूटिनी के दायरे में लेंगे, उसका भी ऑडिट करेंगे, उसके फंक्शंस का ऑडिट करेंगे, उसके अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे और देखेंगे कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं क्या, कि पब्लिक का रेवेन्यू सही तरीके से इन्वेस्टेड है एंड दे आर डिस्पैचिंग देयर ड्यूटीज प्रॉपर्ली। कोई डाउट? पक्का? तो ये हो गया नॉन ऑटोनोमस बॉडी, नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, उसके बाद में आखिरी है गवर्नमेंट ऑडिट हैज नॉट ओनली अडॉप्टेड द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ ऑडिटिंग। बोले जो ऑडिटिंग के बेसिक एसेंशियल्स है वो तो गवर्नमेंट ऑडिट में है ही है, वो तो अनडाउटेडली है ही है, एंड प्रैक्टिस इन द प्रोफेशन टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन बट हैज ऑल्सो एडेड न्यू कंसेप्ट्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोसीजर्स टू द ऑडिट प्रोफेशन। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ऑडिटिंग के जो बेसिक नॉलेज है वो तो गवर्नमेंट ऑडिट में है ही, पाउचिंग करना, वेरिफिकेशन करना, आरएटी निकालना, ये करना, वो सब तो करते ही है। उन्होंने ऑडिटिंग के प्रोफेशन को एक नई दिशा दी है, नए टेक्निक्स गवर्नमेंट ऑडिट में लेके आए हैं, नए कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑडिट में लेके आए हैं, नए प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑडिट में लेके आए हैं जो ऑडिट के ओवरऑल प्रोफेशन को काफी बेनिफिट किया है। तो आप ये मत समझना कि हम गवर्नमेंट ऑडिट में ऑडिट को कॉपी कर रहे हैं, हम उसके अलावा खुद की टेक्निक भी लेके आ रहे हैं, खुद के कंसेप्ट भी लेके आ रहे हैं। क्लियर है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, बीपीसीएल है, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको इस चैप्टर का अच्छा पर्सपेक्टिव भी मिलेगा कि आप इसको उस नजरिए से देखोगे।
क्या बीपीसीएल एक गवर्नमेंट कंपनी है? कैसे? 51% शेयर्स बीपीसीएल का इंडियन गवर्नमेंट के पास में है। हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, आप लोग लॉ में भी पढ़ने वाले हो, आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, ठीक है, कि किसी भी कंपनी में अगर 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का मिला के कंबाइंड या इंडिविजुअल जो भी है अगर है तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो हमने क्या बोला? ऑटोनोमस बॉडी बोला। नॉन कमर्शियल भी दायरे में आती है, तो कमर्शियल तो पक्का आने वाली है। अगर इंडियन गवर्नमेंट का बीपीसीएल में 51% शेयर है तो क्या मैं कहूं कि लोगों का पैसा गवर्नमेंट ने बीपीसीएल में लगाया है, तो बीपीसीएल को भी गवर्नमेंट ऑडिट लागू होगा, बराबर, ठीक है। लेकिन बीपीसीएल में और दूसरे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज एंड बीपीसीएल, ये दोनों में फर्क क्या है? कि वो डिपार्टमेंट है और ये कंपनी है। तो अगर ये कंपनी है तो इसको एमसीए लागू है, कंपनीज एक्ट लागू है, कंपनीज एक्ट लागू है मतलब इसका खुद का भी ऑडिटर रहेगा। आपको पता है जब बीपीसीएल का ऑडिट होता है तो उसका ऑडिट करता है एक नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, और इसका ऑडिट करता है गवर्नमेंट ऑडिट, सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये मंत्र प्रधान है गवर्नमेंट ऑडिट के। इनका काम ही वो है कि ये गवर्नमेंट कंपनीज के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऑडिट करते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई ना? तो सीएनएजी कौन है? कंट्रोलर बोलो, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसा प्रेसिडेंट होता है ना, वैसा ही ये उतना ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, ठीक है। और इसका काम है कि गवर्नमेंट मशीनरी का ऑडिट करवाए। यस। अब पता है जब मैं बीपीसीएल में था तो जो नॉर्मल ऑडिटर होते हैं ना वो अपॉइंट तो करती है कंपनी, ठीक है, लेकिन कंपनी अपॉइंट करती है, इसका एक्चुअली प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, ये आपके थ्योरेटिकल बुक्स में नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है? सीएनएजी क्या करता है? सीएनएजी फ्लोट करता है टेंडर, किन किन को बीपीसीएल का ऑडिट करना है। 5-10 फर्म्स जो है वो टेंडर में अप्लाई करती है, ऑब्वियसली उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे, जो फर्म्स वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है वो उसमें अप्लाई करेगी। अब गवर्नमेंट ऑडिट क्या करे, मतलब सीएनएजी क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा कि ये 5 कंपनी, 5 फर्म्स हम लोग ले लेंगे। अब ये जो 5 फर्म्स है, ये 5 फर्म्स के ऑप्शन दिए जाएंगे बीपीसीएल को। बोर्ड क्या करेगा? ये पूरे 5 फर्म जो है वो शेयर होल्डर को रेकमेंड करेगा, शेयर होल्डर को 5 में से किसी एक को अपॉइंट करेगा, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है, ठीक है। किसी को नहीं समझा होगा तो भूल जाना, ठीक है। अब सुनो, हुआ क्या, जब मैं बीपीसीएल का, हम लोग एज एन एम्प्लॉय थे, तो मैं था कॉर्पोरेट फाइनेंस में, तो मैं बेसिकली टेबल के ये साइड में था। हमारा काम था ऑडिटर से कोऑर्डिनेट करना, उससे ऑडिट करवाना, उसको जो भी चीज को देना। जो हमारे सीए लोग हैं, आईसीआई के जो ऑडिटर्स हैं, उनसे ऑडिट करवाना एक हो गया। फिर सेम हमको ऑडिट किससे कराना पड़ता था? गवर्नमेंट के ऑडिटर से, ठीक है। 2 ऑडिटर हमारे ऊपर बैठे हैं। अब गवर्नमेंट के ऑडिटर को हमको भी कुछ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है और कुछ कोऑर्डिनेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी करेगा, ठीक है। अब पता है हमारे जो बॉसेस होते थे या हम लोग होते थे ना, हम लोग जो नॉर्मल ऑडिटर था ना उसको तो बिल्कुल भी नहीं गिनते थे, ठीक है। मतलब उसको तो फटकार देते थे हम लोग, उसकी कोई इज्जत नहीं थी। बस जो है उसने जो मांगा उसको दिया, ठीक है। उसकी इज्जत क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके क्वेरी वेरी कुछ भी नहीं रहते थे। उनको सिर्फ आगे पैसा लेना है, जाना है, आना है, डोमिनोज खाना है, जाना है, ठीक है। उनका ऐसा दिमाग चलने वाली क्वेरी कोई, उनको बेवकूफ बनाना हमारे लिए बाहर का खेल था, नॉट अ बिग डील। आपको पता है पहले साल मैं कहां अटक गया? गवर्नमेंट ऑडिट हुआ। गवर्नमेंट ऑडिट ने, अब मैं तो नया नया था, जो आदमी नया रहता उसको सारे फालतू काम मिल जाते। अब गवर्नमेंट ऑडिट ने पता है क्या पॉइंट निकाला? आपके फेस ऑफ पीएनएल पे था डेप्रिसिएशन, बराबर है। गवर्नमेंट ऑडिट ने क्या पॉइंट निकाला कि बीपीसीएल का डेप्रिसिएशन इज नॉट अचीवेबल। अब वो डेप्रिसिएशन अपन ने कैलकुलेटर पे निकाला है क्या? वो निकला है एसएबी से, वो निकला है इंफॉर्मेशन सिस्टम से। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसकी कोडिंग हुई भी है, समझा? तो फ्रॉड के चांसेस ही नहीं है। अब क्या हुआ, हमारा समझो फेस ऑफ पेनल पे डेप्रिसिएशन आया, मान लो 1000 करोड़, गवर्नमेंट ऑडिट बोलता है कि ये 1200 करोड़ है। अब गवर्नमेंट ऑडिट में जो लोग बैठे थे, जो लोग बैठे गवर्नमेंट ऑडिट की तरफ से जो आते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सारे पता है कौन होते हैं? आंटी होती है, ठीक है,
जो गजरा वजरा लगा के आते हैं ऑडिट करने के लिए, जिनसे अपन कोई अपेक्षा नहीं रखते किसी को आता भी होगा। अंकल है, बेल बॉटम पैंट पहन के आए हैं, उन्होंने पॉइंट निकाल दिया एकदम 40-45 प्लस। और हमारे जान जवान ऑडिटर वो बोलते डोमिनोज कितने का है, वो नीचे ज्यादा के डोमिनोज लेके आ रहे ऊपर, तो उसके लिए आया क्या यहाँ पे, उसको तो कोई समझ नहीं है उसकी, ठीक है। तो उनको समझ में इसलिए उन्होंने हमको बुलाया। तो बॉस वॉस गए, साथ में हमको भी लेके गए रूकीज, मुझे ये ऐसा तो पॉइंट है, बॉस को समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया। बॉस बोले सर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, वो बोले ऐसा हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑडिट ने कुछ बोल दिया, पहले तो गवर्नमेंट ऑडिट ने बुलाया तो हम 2 दिन गए नहीं, क्योंकि हम डाल रहे थे नमित तू जा, अनुशीर तू जा, मतलब कोई जाने को रेडी नहीं, इतनी डरते थे हम लोग, भयानक। अंदर घुसे कि वो तो हंसते ही नहीं थे कभी भी, पहले वो तेरे को पॉइंट बताएगा, वो पॉइंट देख के तू पागल हो जाएगा। उनका जो सेटअप था, वो सेटअप में 8-10 कंप्यूटर, काम करने वाले 5 लोग, एक कंप्यूटर अपने आप काम कर रहा। हाँ हाँ बता रहा हूं मैं, पूरी कहानी सुनो, 2 मिनट की कहानी। तो उसने बताया ऐसा ऐसा है, ये है। हमने बोला ठीक है करके आए। जब हम लोग चर्च गेट से हमारे ऑफिस पे आए, तो हमारे ऑफिस पे आए तो आते वक्त तो कोई किसी के मुंह में आवाज नहीं, सब सोच रहे कि ऐसा कैसा पॉसिबल है। उससे ज्यादा ये सोच रहे कि इस पे कितना काम करना पड़ेगा, ये ढूंढेगा कैसे आदमी। तो उसने क्या बोल के भेजा, 40+ आदमी है, उसने तो अपने जमाने में भाई खाते देखे लाल वाले, वो बोलता तुम कैलकुलेट करो बोले। अब उसको तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वो मूर्ख को इतना ही बताइए कैलकुलेट कैसे करेगा आदमी, लाखों एसेट्स है, तू कैसे कैलकुलेट करेगा। कोई कोई एसेट है जो 6 महीने में ऐड हुआ है, कोई 9 महीने में ऐड हुआ है, कोई सम थोड़ी आई जाएगा, कैलकुलेट कर लो। तो आए, अब मीटिंग हुई भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, सीएफओ को इन्वॉल्व किया, सर क्या करे क्या नहीं करे। तो फिर हमने बोला कि एक काम करो, सबसे पहले ईआरपी टीम को लाओ। ईआरपी टीम मतलब जो एसएपी के रखवाले हैं। तो ऑब्वियसली आप जब बड़ी कंपनी में काम करोगे, हर चीज के डिपार्टमेंट है। तो हमने अगले दिन ईआरपी डिपार्टमेंट को कॉल किया। अब हमारा डिपार्टमेंट था मैनेजमेंट अकाउंट्स, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब मैनेजमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अगर किसी को भी कॉल किया तो वो लोग ऐसा हो जाता है, क्योंकि जैसा हम डर रहे थे वो हमसे डरते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंट का रूकी मतलब उनके लिए सीनियर। तो सर मेरे को बोले उनको बुलाओ, उनको बुलाया, बैठा है, वो मेरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे कि मैं 10 पॉइंट बोलूंगा, तो वो एकदम, और सीनियर मेरे। तो बोलिए शुभ क्या हुआ, मेरे को तो कुछ समझे ही नहीं, मतलब ये चल क्या रहा, अपन ने नॉर्मल सम किए। सर 1 मिनट, सर आ रहे, सर आए, मैं भी बैठा उनके साथ में। सर ने उनको पीपीटी बताया कि गवर्नमेंट ऑडिट में ये पॉइंट निकाला है, उनके हिसाब से डेप्रिसिएशन आ रहा है, अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन आ रहा है। मीटिंग में कौन बैठा, डायरेक्टर फाइनेंस, सीएफओ, ये वो सब बैठे। बोले यार, वो बोले सर इट माइट बी एन पॉसिबिलिटी। और वो हम मेरे टाइम पे जितने भी नॉर्मली यार में जितने भी बंदे होते हैं नॉर्मली साउथ के होते हैं, क्योंकि वही उतने होशियार रह सकते, ठीक है, कि उनको ही समझता सब कुछ। तो वो सारे सीए है भले ईआरपी में, लेकिन दे आर सीएस एंड वे फॉर एक्सपीरियंस इन ईआरपी टेक्नोलॉजी। तो बोले सर वी हैव टू सी द कोडिंग एंड वी हैव टू सी हाउ दिस डिफरेंस इज कमिंग, बट वी हैव अ टाइमलाइन, हम इसको एक दिन में नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला कि भाई तुम जाओ, और इसको पूरे हमारा पीपीई का शेड्यूल दिया। और मेरा मेरा जो उस टाइम जॉब प्रोफाइल था वो था इनकम एंड एक्सपेंसेस, इट वाज नॉट डेप्रिसिएशन। नॉर्मली डेप्रिसिएशन गोज टू द पर्सन हु इज हैंडलिंग पीपी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को डाल दिया, बोले आप इनको भी साथ में ले जाओ, ठीक है। अब जब उसने मेरा नाम डाल दिया, अब मैं थोड़ा सीरियस हो गया, कि मेरे को क्या लग रहा था कि मेरे को ऐसी बैठा हूं मैं, नया नया है, 2 महीना हुआ है, मेरे को डाल दिया। फिर हमारा हो गया, मीटिंग हो गया, तो मेरे को सीएफओ ने बुलाया, बोले यू हैव टू टेक द चार्ज डेप्रिसिएशन का, ये वो। मैं मन में सोचा ये खुद की मौत मेरे पे ढकेल रहे हैं, ठीक है, आइडियली ये सीनियर का काम है। तो फिर मैं मेरे इमीडिएट बॉस के पास गया, मैं बोला सर ये मेरे को अकेले को इसमें डाल दिया है सर, मैं एकदम नया हूँ, मेरे को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बोले सब वो करेगा, अगर तेरे अलावा किसी सीनियर को डालेंगे ना तो वो काम उस पर डाल देंगे, तू जाएगा, उनको मालूम है तेरे को कुछ नहीं आता, तू जाके बैठना वहां पर, ठीक है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव। मैं गया, बैठा। अब क्या है, अपने में चूल है तो अपन बैठ नहीं सकते, तो मैं धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होने लगा। मैं इन्वॉल्व होता था, मेरा काम क्या था, उनकी जो रिपोर्टिंग है वो आके बॉस को करना। तो मैं क्या करने लग गया, मैं खुद के व्यू पॉइंट देने लग गया, तो मेरा थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ गया कि नहीं नहीं ये रुकी नहीं है। तो फिर मेरे को सीएफओ ने बुलाया, बोला कि अपने को 7 दिन के अंदर सीएजी में रिपोर्ट देना है, ठीक है, अदरवाइज सीएजी का क्या होता है, अपन आगे पढ़ने वाले लास्ट में, वो सीएजी की खुद की रिपोर्ट निकलती, उस रिपोर्ट में अगर पॉइंट आ गया सीएजी की रिपोर्ट में, एक बार का स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिन्होंने चैप्टर 8 किया है, एक बार का स्टैट्यूटरी ऑडिटर मॉडिफिकेशन कर दे, वो पीपीएल को चलेगा।
सीएजी इसमें अगर पॉइंट आ गया तो तुम गए। सबसे पहले तो सीएमडी चेंज होता, गवर्नमेंट के एक्शन ऐसे रहते, सीएमडी चेंज, डीएफ चेंज, ठीक है। अगर ऊपर वाले जाते तो नीचे वाले सबको लेके डूबते, ठीक है। और जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है, ये सब तुमको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं मैं। ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है शेयर मार्केट का, गवर्नमेंट कंपनीज का, तो जो एफआईआईस होते हैं, डीआईएस होते हैं, जो कंपनी में पैसा डालते हैं, उनको कोई मतलब नहीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट्स। आपको पता हो, मैं एक सच इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जब हम पीपीटी बनाते हैं, वी डोंट इंक्लूड द रिपोर्टिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिकॉज दे डोंट वांट इट। that investor presentation has to be very crisp. दे से सीएजी का पॉइंट बताओ बस, ठीक है। जब डेप्रिसिएशन का फिर हमारा कंक्लूड हुआ, तो पता है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था। हमको पहले क्या लग रहा था कि उनको गलत है, पहले तो अपन वही स्टार्ट करते ना, पेपर चेकों की बात अपने करते हम सही है। बाद में फिर इन्वेस्टिगेट करते मालूम पड़ता कि नहीं यार, मैंने इसको ऐसा लिखा, इसको वैसा लिखा। हम भी वही एटीट्यूड में। पता है हमारे कोडिंग में क्या प्रॉब्लम थी, जो एसेट लेटेस्ट में एक हमने कोडिंग में चेंज किया था, इंडेक्स ट्रांजिशन का। जब इंडेक्स ट्रांजिशन की कोडिंग चेंज हुई थी, तो उसमें गलती से न्यू एसेट एडिशन के केस में 31 दिसंबर को कट ऑफ ईयर मान लिया। तो वो जनवरी फरवरी मार्च का डेप्रिसिएशन वो इस साल में आई नहीं रहा। इसको फाइन करते करते 12-14 दिन लग गए। ये मेरा सबसे पहला बड़ा काम था जिसमें बहुत दिमाग का यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है। क्योंकि हमने पहले क्या किया, ओपनिंग लिया, ओपनिंग का पूरा रिवर्क करवाया सिस्टम से। उस टाइम पे एआई वेआई कुछ नहीं था, अभी भी अगर एआई है तो एआई से कुछ नहीं होता, वो बहुत हाईटेक चीज है, वो एसीपी से ही हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक डमी एसीपी बनाया। ईआरपी ने एक दिन में एक डमी एसीपी बना के दिया, उसमें तुम फिगर पुट करो, वो तुमको डेप देता है, मतलब डेप्रिसिएशन देता है। तो हमने एक एक करके चालू करी, वो भी क्लास एसेट के हिसाब से 60%, 20%, ये वो। जब गवर्नमेंट ऑडिट के पास में गए और हमने उनको बताया कि इस कारण से इशू था, बता, द शॉकिंग थिंग, दे ऑलरेडी न्यू दैट वो 3 महीने का इशू है, बट दे डिडंट कम्युनिकेटेड अस। उनको पूछ भी नहीं सकते ना अपन। उनका ये बोलना था कि आप पूरा रिवर्क करो। रिवर्क करने के उन्होंने पता है क्यों कम्युनिकेट नहीं किया, उनकी ऐसी इच्छा थी कि रिवर्क करने में कुछ ऐसा मिल जाए जो हमने नहीं ढूंढा है, वो कवर हो जाए। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने इतना बड़ा डेप्रिसिएशन पॉइंट टू पॉइंट रिकंसाइल करते देखा है। आप यहाँ पे झटाक भर के सम रिकंसाइल कर दो, आपको 5 साल बाद में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको ये सम्स कुछ भी नहीं लगेंगे। और अब लास्ट चीज, एंड द कहानी इज क्लोज्ड। आपको क्या लगता है, वो मैंने बोला उनका वर्णन किया कि वो 40 प्लस के एज के है, हाउ आर दे एबल टू डू दिस थिंग विच एन ऑडिटर इज नॉट एबल टू डू? डेफिनेटली एक्सपीरियंस एंड मैं बोलता हूं ओनली बिकॉज ऑफ दिस लास्ट पॉइंट, these new concepts, techniques, and procedures. Do you know they have a separate self-built software for employee benefit expenses, for depreciation, and depreciation किसी भी कंपनी का भारत में कैलकुलेट करना उन लोगों के लिए बायत का खेल है। जब ये गवर्नमेंट कर सकती है, जिसको अपन नॉर्मली समझते हैं कि गवर्नमेंट निठल्ली है, जब वो कर सकती है तो सोचो आईसीआई क्या कर सकती है, बट करना नहीं। गवर्नमेंट ऑडिट अगर पूरी इंडिया का हो गया, अगर ऐसा कभी लाइफ में आ गया कि हर एक कंपनी, भले वो गवर्नमेंट कंपनी हो या ना हो, अगर वो लिस्टेड है तो उसका गवर्नमेंट ऑडिट होना चाहिए, अगर ये आ गया तो इंडियन इतिहास की हिस्ट्री में ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन होगा कि फ्रॉड्स की मात्रा यहां से यहां पहुंच जाएगी। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बना रहे हैं वही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ठीक है, समझा। तो ये पहला जो लेक्चर था मेरा गवर्नमेंट ऑडिट को लेके, मैं आज बहुत कम पेज प्लान करके आया था, क्योंकि मेरे को आपको एक प्लॉट देना था कि गवर्नमेंट ऑडिट होता क्या है, बिकॉज फॉर्चुनेटली मैं गवर्नमेंट कंपनी में था, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट ऑडिट। अब यहां तक के जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, इसको मैंने रिवाइज कराया, ये आपको सिर्फ एमसीक्यू के लिए काम आएंगे, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए आएगा,
गवर्नमेंट ऑडिट का डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, चलो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला है अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स, बराबर है ना, पब्लिक का पैसा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑडिट सर्व्स एज अ मैकेनिज्म फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, है ना। गवर्नमेंट फंड्स की पब्लिक अकाउंटिंग हो, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो, ये आपको गवर्नमेंट ऑडिट से हेल्प होता है। गवर्नमेंट ऑडिट ये पर्पस अपना सर्व करता है, समझा। तो गवर्नमेंट ऑडिट बोलो, सर्व्स एज अ मैकेनिज्म फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट फंड्स की पब्लिक अकाउंटिंग बोलो। दूसरा है अप्रेजल फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज, दूसरा क्या है, पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटिंग देम। बोलो कौन एक्सप्लेन करेगा, पढ़ो। अरे यार, जो पॉइंट निहाल ने बोला वही पॉइंट है ना। आपने यहाँ पे फंड की अकाउंटिंग करी, अब यहाँ पे वो फंड जो पॉलिसीज में लग रहे हैं, क्या वो पॉलिसीज एक्चुअली सही तरीके से ऑपरेशनल है क्या अनुश्री, प्रॉपरली मैनेजमेंट है क्या। पब्लिक शौचालय बना दिया, उसको कोई मैनेज ही नहीं कर रहा, 2 साल में खंडर है, ठीक है। एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पॉलिसी एस्पेक्ट्स, उनके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, उनके मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, इन चीजों का भी अकाउंटिंग होता है, इन चीजों को भी गवर्नमेंट ऑडिट देखता है। इन चीजों को भी गवर्नमेंट ऑडिट सिर्फ फंड का यूटिलाइजेशन नहीं देखता, वो ये देखता है कि ये फंड जो पॉलिसीज में लगा है, क्या वो पॉलिसीज ऑपरेशनल है, उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, मतलब लोगों के नजरों में उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स हु आर एडमिनिस्ट्रेटिंग, जो ऑफिशियल उसके लिए जिम्मेदार है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, बराबर है ना, एकदम क्लियर है ना। अगर रोड की बात है तो नितिन गडकरी रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना, हार्दिक पूरी थोड़ी रहेगा रिस्पॉन्सिबल। तीसरा, बेस फॉर करेक्टिव एक्शन। देखो अपन 3 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला क्या है, पब्लिक फंड्स, पहली चीज तो पैसा ही है। पैसा देखने के बाद में पॉलिसीज, कि वो पॉलिसीज ऑपरेशनल है क्या, बराबर है क्या, उसकी पब्लिक अकाउंटिंग होनी चाहिए, प्लस जो बंदा उसको एडमिनिस्टर कर रहा है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। तीसरा, बेस फॉर करेक्टिव एक्शन। अब तूने फंड चेक कर लिया, तूने पॉलिसीज चेक कर ली, अब अगर तेरे को कुछ उसमें गलती लग रही है, ये लग रहा है, तो अपन ऐसा करते, तेरा नाम टीचर को बोलूंगा, ऐसा करते क्या, उसको समझाओ कि कहां पे इंप्रूवमेंट होगा। ऑडिट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा, बेस्ड ऑन मन गणन कहानियां नहीं, फैक्चुअल डेटा जो तुमको मिला है, ठीक है, फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे तुमने कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है। ऑल्सो सर्व टू हाईलाइट द लैप्सेस ऑफ द लोअर हायरार्की। लोअर हायरार्की मतलब जो एग्जीक्यूशन लेवल पे जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, करेक्ट है ना, उन लोगों के काम करने में क्या क्या लैप्सेस है, वो भी गवर्नमेंट ऑडिट हाईलाइट करके देता है, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टेंडर। जो नीचे की हायरार्की रहती वो क्या करती, पैसे खा लेती और टेंडर लेके काम चालू कर देती। वही अगर उसका गवर्नमेंट ऑडिट होगा तो गवर्नमेंट ऑडिटर क्या बोलेगा, भैया तूने टेंडर खा लिया, बता तेरे टेंडर में क्या एक ही व्यक्ति आया क्या, ऐसे पॉसिबल है क्या, समझा। तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा कलेक्शन ऑल्सो सर्व टू हाईलाइट द लैप्सेस ऑफ द लोअर हायरार्की। लोअर हायरार्की कामकाज में क्या क्या लैप्सेस का मतलब क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। दस हेल्पिंग सुपरवाइजरी लेवल ऑफिसर्स, जो लोअर हायरार्की के ऊपर के ऑफिसर्स है उनको मदद हो जाती है कि वो करेक्टिव मेजर ले सकते हैं, कि उसको हटा दो काम से या उस पर इंक्वायरी बैठाओ, जो भी करना है, ठीक है। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट।
सॉरी, हाँ मैप के लिए 2 पेज, 2 साइज। लिखा क्या? उसमें 3 एरो निकालो ऐसे, अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स, अकाउंटिंग फॉर पब्लिक पॉलिसीज एंड करेक्टिव मेजर्स। राइट, अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स में लिखो मैकेनिज्म फॉर पब्लिक अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट फंड्स, मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट फंड्स, पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। अगला लिखो ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इसमें है ना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सिर्फ आपका मतलब सेम आना चाहिए। थर्ड लिखो हाईलाइट लैप्सेस ऑफ लोअर हायरार्की, हाईलाइट लैप्सेस ऑफ लोअर हायरार्की। हो गया, सबका हो गया, ठीक है। अब आता हो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी पे, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी पढ़ भूमि। है ना, गवर्नमेंट ऑडिट जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है? सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। लेकिन गवर्नमेंट ऑडिट एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है। आगे आपका नॉर्मली 2 ऑब्जेक्टिव है, हमने यहाँ पे भी 2 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। एक हमने देखा कि उनका अप्रेजल, अप्रेजल करना मतलब चेकिंग करना, और दूसरा उनको सजेशंस देना, राइट। तो 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो अकाउंटेबिलिटी मतलब चेकिंग करना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यस। टू लेजिस्लेचर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपका डिपार्टमेंट, और टू लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट को। अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स की बात करूं तो वो किसको अकाउंटेबल है? पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन बैठा है? लोगों के प्रतिनिधि बैठे हैं, समझना, जनता ने चुन के लाए उनको, यस। तो वो बोलता है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इन केस ऑफ स्टेट, ठीक है। एंड फंक्शनिंग एज एन एड, एड मतलब हेल्प, फंक्शनिंग एज एन हेल्प टू द एडमिनिस्ट्रेशन, और उनकी मदद भी करना कि सर आप ऐसा नहीं ऐसा करोगे ना तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सर ये एम्प्लॉय ना बहुत करप्ट है, इसका हमने पूरा चेकिंग किया, इसको निकाल दिया। तो आप बेसिकली उनको हेल्प भी कर रहे हो कि कैसे वो चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे सीएनएजी डिस्चार्ज करता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट का फंक्शन कौन डिस्चार्ज करता है? सीएनएजी। इनका जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसका हेड कौन है? सीएनएजी। और जो भी लोग, आप भी सीएस को भी वो लोग हायर करते हैं, जो भी लोग, उसकी एग्जाम होती है अलग से, ठीक है। किसी को अगर इंटरेस्ट होगा तो आप लोग उसके लिए सर्च कर सकते हो, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे पोस्ट होते हो, सीएनजी इसका हेड होता है, ठीक है। अब अलग अलग गवर्नमेंट कंपनीज में यहाँ के जो एम्प्लॉयज है उनको जाना पड़ता है ऑडिट करने के लिए, लेकिन उनको शस्त्र वेपन्स कौन देता है? सीएजी। अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग ये अलग अलग टूल्स, ताकि अच्छा ऑडिट वो कर पाए। ठीक है, क्लियर है? ये होता है गवर्नमेंट ऑडिट में मेन फंक्शन। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने? सर ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी चेक करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, प्लस उनको हेल्प भी करती है, करेक्ट है, उनको दिस हेल्प्स इन इन एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ऑडिट का फंक्शन कौन डिस्चार्ज करता है? सीएनएजी। और वो डिपार्टमेंट का नाम क्या है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्लियर है? देख लो अपने नोट्स में, CNAG discharges function of government audit and the name of department is Indian Audit and Accounts Department। लिख दो ये लाइन, नोट्स में लिखो, नोट्स में भाई देखो ना, CNAG discharges function of government audit and the name of department is, देख के लिखो, लिखा? ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में दो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक फंड्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा क्या है? करेक्टिव एक्शंस। आई होप आपको याद है, मैंने बोला है कि वी आर गोइंग टू टेक अ क्विज, ठीक है, जिसपे तीनों जो बैचेस है वो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, ठीक है, और उसको फन वे में अपन करेंगे। तो बैंक ऑडिट की क्विज जो है वो बैंक ऑडिट के टेस्ट के आसपास अपन अरेंज करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक वो है, तो गवर्नमेंट ऑडिट भी आप रोज रोज पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, इसका डेली उसको अपने को करना पड़ेगा। ये हो गया। सीएनएजी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन वॉचेस द वेरियस अथॉरिटीज एटसेट्रा, ठीक है। अब आ जाओ लीगल फ्रेमवर्क, यहाँ आ जाओ, लीगल फ्रेमवर्क एंड सीएनएजी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contains specific provisions regarding appointment, salary, duties and powers of CNG। अब हम थोड़ा जानेंगे कि ये जो सीएनजी नाम का व्यक्ति होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है सर, वो पगार कितनी कमाता है सर। आपको पता है रिसेंट में शहजाद पूनावाला बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, तो उसने बीजेपी छोड़ा है, एंड वो बहुत शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि शहजाद पूनावाला बहुत ही शानदार स्पोक्स पर्सन था और बीजेपी को बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे हर बार रखता था। उसने रिजाइन किया है, तो उसने पता है अपना रेजिग्नेशन का कारण क्या दिया है कि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ और बीजेपी पार्टी में स्पोक्स पर्सन को कोई सैलरी नहीं होती, तो बोले मेरा घर चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। जस्ट बिकॉज मैं मिनिस्टर हूं दैट डजंट मीन कि मेरा लैंडलॉर्ड मुझे फ्री में रहने देगा। ये कारण से मैं छोड़ के आई एम अगेन गोइंग बैक टू माय कॉर्पोरेट जॉब, समझा? सो दिस इज वेरी वेरी रेयर एग्जांपल ऑफ एनीथिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाई पीपल लव अ पर्सन लाइक शहजाद पूनावाला। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेसिफिक प्रोविजन, तो क्या है, इनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। इनकी सैलरी अगर उतनी अच्छी नहीं रहेगी ना तो ये करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना क्यूरियस टॉपिक है ना कि सर सीएजी ऑडिट करता है लेकिन इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सीखने लायक चीज, राइट। पहले अपन अपॉइंटमेंट सीखते हैं और रिमूवल भी सीखेंगे। देखो अगर मैं लेके आऊंगा तो निकालूंगा भी मैं ही। देखो कौन लेके आ रहा है, कौन निकाल रहा है। पढ़ो कार्तिक आराम से। आराम से। कौन अपॉइंट कर रहा है? पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों कर रहा है? बिकॉज वी वांट सीएजी टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रोड, ये वो सब किसके हैं? प्राइम मिनिस्टर के है ना। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। और अगर प्राइम मिनिस्टर ही सीएजी को अपॉइंट करता तो ये तो वही बात होगी, कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, मैनेजमेंट ही ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है और ऑडिटर मैनेजमेंट का ही काम चेक कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा क्या? इसके लिए सीएजी कभी भी
ना ही प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाता है, ना ही प्राइम मिनिस्टर से बात करता है, उसका कोई लेना देना प्राइम मिनिस्टर से नहीं होता है। आपको पता है अगर उसका कोई भी कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर से निकला या वो प्राइम मिनिस्टर की तरफदारी करते दिखा या कुछ भी हुआ, उसकी इमीडिएट जॉब खतरे में होती है। सीएनएजी इज एज पावरफुल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। राइट, आगे। और उसको कोई भी तरीके से आप ऑफिस से निकाल नहीं सकते अनलेस दो चीज हो जाए। एक तो आप ये प्रूव कर दो कि वो इनकैपेसिटी है, मतलब वो करने लायक नहीं है, वो गधा है। ठीक है, या फिर आप मिसबिहेवियर उसका प्रूव कर दो। ठीक है, कि वो रूलिंग पार्टी के बहुत फेवर में ट्वीट्स कर रहा है या बोल रहा है। आपको पता है इंडिया का सीएजी कौन है? किसी को पता नहीं, 1% को पता नहीं, क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है उतना पब्लिक रहने के लिए। ठीक है, आपने उसको रेयरली वही फंक्शंस में देखा होगा या कभी उसका नाम भी सुना नहीं होगा। इवन न्यूज चैनल में भी वो हर बार सीएजी सीएजी बोलते हैं, वो कभी उसका नाम नहीं लेते। ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू बी पब्लिक। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया अपॉइंटमेंट का, ये बहुत क्रूशियल है, इसको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कौन अपॉइंट कर रहे हैं? कब रिमूव करेंगे? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद में एज इन द केस ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पढ़ भाई। देखो, आपको पता है इंडिया में दो हाउसेस है पार्लियामेंट के, एक है और एक है। दोनों हाउसेज में कोई भी बिल पास होगा तभी वो बिल पारित होगा, तभी वो बिल एप्लीकेबल माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो बोलता है कि अगर जैसा सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है ना, उसके केस में भी यही चीज है। राइट, और सीएजी केस में भी यही चीज है। ठीक है, चीज क्या है कि अगर मान लो सीएजी को रिमूव करना है तो दोनों पार्लियामेंट में पहले वो प्रपोजल आना चाहिए कि ये सीएजी है, इसको रिमूव करना है। क्यों करना है? तो उसने प्रूवन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी कुछ लिखा होगा। अब सिर्फ प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी रहने से वो रिमूव नहीं होगा। वहां पे अगर मान लो उस दिन 100 लोग प्रेजेंट थे, 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट थे, उनमें से 75 लोगों ने फेवर में वोट करना चाहिए कि हाँ इसको रिमूव कर दो, तब जाके वो रिमूव। सर अगर 200 मेंबर रहे और 100 प्रेजेंट रहे तो फिर 100 का 2/3, टोटल कैपेसिटी का 2/3 है क्या? जो लोग प्रेजेंट है वोट कर रहे हैं उस वो क्वांटिटी का 2/3, उतने वोट्स फेवर में आने चाहिए रिमूवल के। समझ में आई बात? और ये चीज दोनों हाउस में होनी चाहिए, पहले लोकसभा में होगी फिर राज्यसभा में होगी, और फिर बोलेंगे कि ये आदमी सीएजी के पद से हटाया जाता है। कितना डिफिकल्ट है उसको रिमूव करना। दिस इज द पावर ऑफ सीएजी, एज गुड एज जज ऑफ सुप्रीम। ठीक है, पहला क्या पढ़ा सर? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, रिमूव करने के लिए मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी चाहिए, उसके बाद में 2/3 कम से कम वोट आने चाहिए। तीसरा, सिंपल सा पॉइंट है, जो भी बंदे सीएजी का डिपार्टमेंट का नाम क्या है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, करेक्ट है। ये डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हायर होंगे वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम है वो भी प्रेसिडेंशियल एग्जाम बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में ऐसा नहीं कि वो मन से प्रेसिडेंट बोल सकता, वो प्रेसिडेंट है फिर भी वो अपने मन से नहीं बोल सकता कि ये कार्तिक भूमि आस्था वगैरह ये सब आते नहीं, उसको पहले सीएजी से कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर वो हायर करेगा। देखो कौन हायर कर रहा है? शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ सीएजी। तो सीएजी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो रहेगी वो तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, उसमें कंसल्टेशन करेगा ए तेरी पावर क्या रखो, ऐसा होता है क्या? तो वो तो प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन वो इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग रहेंगे
वो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद सीएजी। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2। राइट शॉर्ट नोट ऑन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सी एंड एजी। इसमें निकलेंगे 3 एरो। है ना, तीनों एरो है। पहला लिख दो अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। उसके नीचे लिखो प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। उसके बाद में नेक्स्ट वाले एरो में लिखो टू थर्ड मेंबर्स शुड वोट फॉर रिमूवल, टू थर्ड मेंबर्स शुड वोट फॉर रिमूवल। इन ईच हाउस। और थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ सीएजी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ सीएजी determined by president, administrative power of CAG determined by president। ठीक है ना, ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट और रिमूवल। इंपॉर्टेंट है। आप सैलरी वाला पढ़ो सब लोग पहले जल्दी से। पढ़ लिया? जो जज का सैलरी है सेम टू सेम सीएजी का सैलरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये सी वाला पॉइंट आप लिखो होमवर्क, पढ़ के आना एक बार अच्छे से। होमवर्क लिख दो वहां पे। ठीक है ना। अब यहां से अपन कल रिज्यूम करेंगे सीएजी के ड्यूटीज एंड पावर्स। ठीक है, 11 शार्प चालू होगा कॉस्टिंग का बैच।